ये कॉपी निकाल लीजिए भाई, आपका नया बना लीजिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए, आपका बताया भी गया था कि इससे जे में 15 क्वेश्चन बनेंगे और करंट से आपका 8-10 बनते हैं। तो करंट वाला तो आपका बाद में बताया जाएगा जब एग्जाम आएगा, लेकिन जो परंपरागत क्वेश्चन बनते हैं उसको आपका पढ़ाया जा रहा है, जो 15 आता है। हेडिंग डाल लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सबसे पहले इसका सिलेबस लिखा जाता है कि क्या हमें पढ़ना है। लिखिए, इसमें जो हमें पढ़ना है, पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास। लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास। दूसरा जो हमें पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में हम कहते हैं यूएनओ। तीसरा जो आपका पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। तीसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। चौथा जो हमें पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां यानी कि यूएनओ की स्पेसिफिक एजेंसी यानी कि अभिकरण या संस्थाएं, जिसमें कि यूनेस्को, यूनिसेफ इत्यादि के बारे में आपका बताया जाएगा। आइए, आपका हेडिंग डाल लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा। यहां से आपका शुरू करना है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। टंकिन महोदय के अनुसार, कल बताया भी गया था, टंकिन टंकिन महोदय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के ऐसे संगठन हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के ऐसे संगठन हैं जो कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए जो कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए संधि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत बनाए जाते हैं। खड़ी पैदे देकर लिखेगा, इनके अपने अंग होते हैं। इनके अपने अंग होते हैं और इनके अधिकार और उत्तरदायित्व
इनके सदस्यों से भिन्न होते हैं। इनके अधिकार और उत्तरदायित्व इनके सदस्यों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। प्रस्तुत परिभाषा प्रस्तुत परिभाषा के विश्लेषणोपरांत प्रस्तुत परिभाषा के विश्लेषणोपरांत अंतरराष्ट्रीय संगठन के निम्नलिखित मुख्य तत्व दर्शित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन के निम्नलिखित मुख्य तत्व दर्शित होते हैं। फर्स्ट लिखिए, पहला, यह राज्यों का संगठन होता है। पहला में लिखिएगा, यह राज्यों का संगठन होता है। ये हेडिंग है। यह राज्यों का संगठन होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसी में पहले में लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसका उत्तम उदाहरण इसका उत्तम उदाहरण यूएनओ है। पूरा नाम नहीं अब लिखवाया जाएगा। यूएनओ का मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ है, जो राज्यों का संगठन है। जो राज्यों का संगठन है, इसकी मूल सदस्य संख्या 51 थी। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसकी ओरिजिनल मेंबरशिप, इसकी मूल सदस्य संख्या 51, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, 51 थी। जबकि वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जबकि वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। इसका जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। इसका जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत हुआ। सैन फ्रांसिस्को अंडरलाइन कर लीजिएगा, के तहत हुआ। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि यूएनओ का जन्म किस सम्मेलन द्वारा हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को। आगे बताएंगे हम डिटेल में जब चलेगा तो। लिखिए, इस सम्मेलन की अध्यक्षता, ये भी उत्तराखंड जे में आ चुका है क्वेश्चन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड हैलीफैक्स ने की। लॉर्ड हैलीफैक्स ने की। हैलीफैक्स, हैली फै आधा कस, फैक्स ने की। इसका अस्थाई मुख्यालय, टेम्पररी, इसका अस्थाई मुख्यालय
लेक ससेक्स में बनाया गया था। लेक ससेक्स, लेक ससेक्स में बनाया गया था, जबकि इसका अस्थाई मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, जबकि इसका अस्थाई मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। दूसरा आवश्यक तत्व लिखिए, पहले की व्याख्या की गई थी। दूसरा लिखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना, हेडिंग डालिए। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसका उत्तम उदाहरण यूएनओ है। क्योंकि वही पढ़ना तो उसी पर उदाहरण दिया जाए। इसका उत्तम उदाहरण यूएनओ है। लिखिए, यूएनओ के चार्टर, चार्टर मतलब विलेख, यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में, ये पिछली बार यूपीजे में मिलाने के लिए आया था क्वेश्चन। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में यूएनओ के उद्देश्य, 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। यूएनओ के 4 उद्देश्यों का, रटे रहिए भी, कितने पर्पज हैं, कितने उद्देश्य हैं? 4। अब आगे हम बताएंगे डिटेल में, नहीं कि हाँ यहाँ तो एक परिभाषा से हम क्या कर रहे हैं, परिभाषा को तोड़कर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हाँ लिखिए, 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। लिखिए, ऐसे संगठन विशेषता के सिद्धांत से शासित होते हैं। ऐसे संगठन विशेषता के सिद्धांत से शासित होते हैं। तथा इन्हें सृजित करने वाले, तथा इन्हें सृजित करने वाले राज्यों द्वारा इन्हें अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तथा इन्हें सृजित करने वाले राज्यों द्वारा इन्हें अधिकार प्रदान किए जाते हैं। माने जो राज्य सृजित करते हैं वहीं संधि द्वारा इन्हें शक्ति और क्या प्रदान करते हैं? अधिकार। तीसरा लिखिए, तीसरा आवश्यक तत्व में लिखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का निर्माण संधि या करार द्वारा होता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों का निर्माण संधि या
करार द्वारा होता है। यहाँ भी यूपीजे में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये आया है यूपीजे में, तब लिखवाया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे एग्रीमेंट या ट्रीटी द्वारा की गई, तो द्विपक्षीय यानी कि दो देशों द्वारा समझौता किया गया, कि बहुपक्षीय यानी कि ज्यादा देशों द्वारा। तो कितने देशों द्वारा किया गया था शुरुआती दौर में? 51। तो यानी कि बहुपक्षीय की दो, द्विपक्षीय बहुपक्षीय। लिखिए इसको। यूएनओ की स्थापना, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आ चुका है ये क्वेश्चन। यूएनओ की स्थापना कुल 51 देशों द्वारा, 51 देशों द्वारा, कुल 51 देशों द्वारा बहुपक्षीय संधि के माध्यम से की गई थी। अंडरलाइन कर लीजिएगा जो जो कहा जाए। बहुपक्षीय संधि के माध्यम से की गई थी। ऐसी संधियां लिखित में होती हैं। ऐसी संधियां माने मौखिक नहीं होती, कैसी होती हैं? लिखित में। ऐसी संधियां रिटेन में होती हैं, लिखित में होती हैं। चौथा आवश्यक तत्व लिखिए। चौथा आवश्यक तत्व लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार की जाती हैं। लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके। यूएनओ की स्थापना भी यूएनओ की स्थापना भी इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार की गई है। यूएनओ की स्थापना भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार की गई है। लिखिए इसी में, अंतर्राष्ट्रीय विधि वह विधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय विधि वह विधि होती है जिसे सभ्य राज्य सिविलाइज स्टेट जिसे सभ्य राज्य आपसी व्यवहारों में लागू करते हैं, जिसे सभ्य राज्य आपसी व्यवहारों में लागू करते हैं। अगला आवश्यक तत्व लिखिए, पांचवा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंग होते हैं। पांचवा आवश्यक तत्व आपका लिखवा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंग होते हैं।
इनके अपने अंग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अपने अंग होते हैं। ये हेडिंग है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यूएनओ इसका उत्तम उदाहरण है। यूएनओ इसका उत्तम उदाहरण है। जिनके जिसका जिसके लिख लीजिएगा, या जिनके जिसके 6 प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। कितने अंग हैं आने के मेन आपका, जिनके 6 प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। अब 6 को लिखिए, और 2 क्वेश्चन पिछली बार यहीं से आपका आया था। पहला लिखिए सचिवालय, सेक्रेटरिएट, सचिवालय। जो सचिवालय होता है वह आपका क्लर्कियल काम करता है, और आपका क्लर्कियल काम करता है। ये पूछ सकता है जैसे कि आपका विभाग होते हैं, वैसे ही सचिवालय है। दूसरा लिखिए महासभा या आम सभा, जनरल असेंबली। महासभा या आम सभा या साधारण सभा, शब्द कर दे रहा है। चाहे महासभा दे या आम सभा दे या साधारण सभा दे, घबराना नहीं। इंग्लिश में जनरल असेंबली। आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका बना था पिछली बार। लिखिए महासभा में थोड़ा आगे लिख लीजिएगा 2 लाइन। इसमें यूएनओ के प्रत्येक सदस्य नहीं, इसमें यूएनओ के प्रत्येक राज्य के सदस्य होते हैं। इसमें यूएनओ के प्रत्येक राज्य के सदस्य होते हैं। एक राज्य अधिकतम, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक राज्य अधिकतम एक राज्य अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। 5 कल भी बताया गया था। कितने सदस्य भेज सकता है? 5। 5 सदस्य भेज सकता है। इसे यूएनओ की विधायिका कहा जाता है, लेजिस्लेचर। ये पिछली बार क्वेश्चन यूपीजे में आया है। विधायिका कौन है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? महासभा। इसे यूएनओ की विधायिका कहा जाता है, या विश्व विधायिका, वर्ल्ड लेजिस्लेचर, या विश्व विधायिका भी कहा जाता है। विश्व विधायिका, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, आया था विधायिका पिछली बार ही जे में, चांस है पूछने का। लिखिए तीसरा, थर्ड, इसी में 2 अंग हुए। तीसरा अंग लिखिए सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। लिखिए भाई आपका सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद। यहाँ से भी आपका पिछली बार जे में क्वेश्चन आ चुका है, और जीएस में भी क्वेश्चन आता है। वैसे आपका डिटेल में तो हम बताएंगे ही इस संस्थान को,
लेकिन शॉर्टकट में बस 2-3 लाइन यहाँ लिखना है, क्योंकि केवल हमें परिभाषा को हम केवल व्याख्या कर रहे हैं। लिखिए, सुरक्षा परिषद को विश्व कार्यपालिका कहा जाता है। वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव अगर पूछ ले कि कौन है, तो सुरक्षा परिषद लिखिए। हाँ, लिखिए, सुरक्षा परिषद को विश्व कार्यपालिका कहा जाता है, विश्व की कार्यपालिका। वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 10 अस्थाई तथा 5 अस्थाई। 10 अस्थाई टेम्पररी, 10 अस्थाई तथा 5 अस्थाई। सुरक्षा परिषद ही, ये क्वेश्चन आया था यूपीजे में पिछली बार। सुरक्षा परिषद ही, अंडरलाइन कर लीजिएगा, रिपीट करे तो, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सुरक्षा परिषद ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णयों को निष्पादित करती है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित कराती हैं, एग्जीक्यूट कराती हैं। एग्जीक्यूट मतलब प्रवर्तित कराती हैं, प्रवर्तित मतलब इजरा कराती हैं, इजरा का मतलब से आपका कार्यान्वित कराती हैं। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार ही। आप लोग फिर मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि एलएलएम जिनको देना है, जे देना है, नेट देना है, तो आज से ही जो भी आपके पास साल या अनसाल पेपर हो, सभी क्वेश्चन 2-3 दिन में लगा डालिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, ताकि पढ़ाते समय आपका अगर क्वेश्चन कोई आता भी है तो छूटे ना। भाई जानते रहेंगे तभी तो कुछ पूछेंगे, जब कुछ जानेंगे नहीं तो पूछेंगे क्या? हम आपका मौनी बाबा जैसे बैठे रहेंगे? भाई सही बात है, हम गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो जो हम बोलेंगे वो आप बर्दाश्त करेंगे। और आपको ज्ञान रहेगा तो आप कुछ पूछ भी सकते हैं कि ये नहीं ये। लिखिए इसमें भाई अभी 1-2 लाइन। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये क्वेश्चन जीएस में कई बार आया। जीएस में लिखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये जीएस में आईएएस में भी आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी, यानी प्राइमरी लाइबिलिटी, प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। अब देखिए, जहाँ जहाँ प्राइमरी या प्राथमिक जिम्मेदारी है, तुरंत आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। पहला ये पढ़ना पड़ता है कि मूल अधिकारों का सम्मान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की। किसकी है? राज्य का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वह हमारे मूल अधिकारों का क्या करे? सम्मान। और नहीं करता तो उसके बाद तो कोर्ट है ही। आपका जैसे बिहार एपीओ में राज्य ने, यानी कि लोक सेवा आयोग ने आपका 10 गुना नहीं रिजल्ट निकाला, कट ऑफ तय कर दिया बाद में, तो आपने देखा कि द्वितीयक जो कर्तव्य था उपचारात्मक,
कोर्ट ने पालन करवा दिया कि 10 गुना निकालिए। अब उसका फायदा ये होगा कि अगर 10 गुना निकलता है तो 1500 लोग होंगे और क्वालिफाई करेंगे लगभग फ्री में। और जे में भी यही बदमाशी इसके पहले किया था बिहार मने आयोग, और सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी तब 10 गुना निकाला था। और इस बार तो हाई कोर्ट ही रगड़ दिया, तो 10 गुना या तो निकाले या डबल बेंच में जाए अपील में, या एक दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट का सबके लिए खुला है, जाकर आयोग अपना क्या करे। तो अगर कोर्ट चला गया तो 3-4 माह चला गया, तो लोग अब एपीओ को छोड़कर यूपी जे और बिहार जे की तैयारी शुरू कर दिए हैं। कई लोगों का फोन आया कि अब क्या होगा, कहीं कोर्ट में चला गया तो 3-4 माह ऐसे ही क्या होगा, लटक जाएगा मामला। तो आपका सुरक्षा परिषद काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको हम डिटेल में आगे बताएंगे भी। अगला लिखिए भाई आपका चौथा अंग, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 6 अंग लिखवाए जा रहे हैं। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ शॉर्टकट में कहा जाता है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आपका इसके बारे में भी बताया जाएगा डिटेल में। और जब आप न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ते तो जो हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है उससे तुलना करके हम पढ़ाएंगे। और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियम क्या है, सुप्रीम कोर्ट में नियम क्या है, इसके लिए कम से कम 25-30 जो नियम हैं एक जगह हम एकत्र करवाएंगे, दोनों को कोरिलेट करते हुए। आपका लिखिए भाई, इसे विश्व न्यायपालिका कहा जाता है। लिखिए इसमें आगे थोड़ा, इसी में 1-2 लाइन, इसे विश्व न्यायपालिका कहा जाता है। वर्ल्ड जुडिशरी, विश्व न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट विश्व न्यायपालिका नहीं है, केवल भारत की न्यायपालिका है, वो अलग है सर्वोच्च, लेकिन विश्व न्यायपालिका कौन है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला लिखिए, 5वां अंग लिखिए, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सोशल एवं एंड इकोनॉमिकल काउंसिल, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसमें ज़्यादातर मेंबरशिप पूछा जाता है, तो कल भी बताया गया था इसमें कितने अधिकतम मेंबर होते हैं, 54। वह कम से कम अभी याद रखिए कितने, 54 या 54 लिख लीजिए। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 54 है। आगे डिटेल में हम बताएंगे इसके बारे में। 6वां लिखिए, ट्रस्टीशिप या न्यासिता परिषद, ट्रस्टीशिप या न्यासिता परिषद। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन यूएनओ का ऐसा अंग है जिसने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो क्या बताया गया था, ट्रस्टीशिप। इसको आगे बताया जाएगा डिटेल में। लास्ट आवश्यक तत्व लिखिए भाई परिभाषा का, तब लेक्चर शुरू किया जाए। 6वां, जो आवश्यक तत्व 1 2 3 चल रहे थे, लास्ट लिखिए उसमें, अंग नहीं आवश्यक तत्व में 6 आप अंग को लिखो। अगला लिखिए आपका, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के
अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि इनके राइट भी होते हैं, लाइबिलिटी भी होती हैं। लाइबिलिटी अभी हम बताएंगे आगे। इस प्रकार आपका जितना अब तक पढ़ा गया था कल भाई पूरा लिखवा दिया गया। अब फिर आपका लेक्चर जहाँ सुनना है और तब फिर लिखवाया जाएगा। आइए इसके बाद आपका जो परिभाषा हमने बता एक विद्वान की उठाई उसको हमने बताया। इसके बाद आपका जो पढ़ना है वह देखा जाए। आपका अब लिखना बंद कर दीजिए, अब समझिए फिर लिखवाया जाएगा कल। आज आपका एक एक चैप्टर डेली निकलता रहे। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विधिक कार्य, लीगल फंक्शन, यानी कि अब हमें देखना है अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विधिक कार्य, लीगल फंक्शन या विधिक कार्य, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो लीगल फंक्शन होते हैं या विधिक कार्य होते हैं, वह कौन कौन से उनके विधिक कार्य होते हैं एक एक करके आपका अच्छे से जानना है। देखिए एक एक आपका बताया जाए। जो इनका पहला विधिक कार्य होता है वह ये होता है कि संधि करने की शक्ति या करार करने की शक्ति या समझौता करने की शक्ति, यानी कि ट्रीटी मेकिंग पावर। ट्रीटी मेकिंग पावर का मतलब क्या हुआ, और इसको हमेशा यूएनओ पर जोड़ते रहना है। यानी कि जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन होता है तो ज़्यादातर मामलों में जो गठन का दस्तावेज होता है उसी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से यह लिख दिया जाता है कि इस संगठन को संधि करने की क्षमता प्राप्त होगी। अब ये समस्या है कि अगर कभी काल ये होता है कि नहीं भी लिखा रहता, यानी कि चार्टर या संधि या विलेख में इस बात का उल्लेख न हो कि यह ट्रीटी कर सकता है कि नहीं कर सकता, फिर भी इम्प्लाइड रूप से विवक्षित रूप से ये माना जाता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें संधि करने की क्या प्राप्ति है, क्षमता। अब इसके लिए आपका क्या, आपका यूएनओ हमें देखना है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को संधि करने की क्षमता प्राप्त है कि नहीं। तो निश्चित रूप से यूएनओ को संधि करने की क्षमता प्राप्त है। और तमाम अनुच्छेदों में आगे आपको हम जब शुरू करेंगे अनुच्छेद, तो तमाम अनुच्छेदों में ये बात आपको मिलेगी कि यूएनओ क्या क्या संधियां कर सकता है और क्या क्या कार्य कर सकता है। यानी कि पहला ये आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ को संविदा करने, ट्रीटी करने, करार करने की शक्ति क्या है, प्राप्त है। दूसरा ये आया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह लीगल पर्सनालिटी रखेगा। अब लीगल पर्सनालिटी क्या होती है हमें ये देखना है। लीगल पर्सनालिटी आपका जुरिस्प्रूडेंस से गवर्न होगा, विधि शास्त्र से गवर्न होगा। और फिर बता दिया जाए यही एक चैप्टर है जो अभी बचा हुआ है, जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया नहीं गया है। तो आपका एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर आपका ये चैप्टर भाई पढ़ाया जाएगा। एक ही चैप्टर अब जुरिस्प्रूडेंस में बचा है। लीगल पर्सनालिटी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी संगठन को लीगल पर्सनालिटी प्राप्त है, विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, इसका मतलब ये हुआ
कि वह अपने नाम से सू फाइल कर सकता है, यानी कि मुकदमा कर सकता है, और उसके नाम के विरुद्ध भी मुकदमा किया जा सकता है। यानी कि जो सूट ऑफ पार्टी होती हैं, वाद के पक्षकार होते हैं, इन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन कब? जब इनको क्या प्राप्त हो? लीगल पर्सनालिटी। जैसे इसमें आपको बताया जाएगा कि मूर्ति हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, राष्ट्रपति हो गया इत्यादि, इसमें से कौन लीगल पर्सनालिटी हैं और कौन नहीं है। सबसे अच्छा उदाहरण आपका अयोध्या मामले का देख सकते हैं, जिसमें कि रामलला विराजमान भी मुकदमा किए थे, और जबकि मूर्ति की थी। तो क्या जो मूर्ति होती हैं वह विधिक व्यक्तित्व रखती हैं कि नहीं रखती हैं, और अपने नाम से क्या कर सकती हैं? मुकदमा, और उसके विरुद्ध भी मुकदमा। OMG बना था फिल्म, उसमें भी देखे कि मुकदमा कर दिया था। तो भाई विधिक व्यक्तित्व होता है संगठनों का। अगला इसी में देखिए। हाँ, नहीं नहीं, मस्जिद अलग है भाई, मूर्ति रखेंगे। नहीं तो मूर्ति तो होगी, मस्जिद भले ना हो, वो मूर्ति अलग है ना, ये थोड़ा है कि इसी स्थान पर है। भाई आपका मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन मूर्ति है, चाहे खुले में रहे, वो तो अपने नाम से दायर करती हैं, उससे मतलब नहीं है। अब रामलला विराजमान तंबू में थे, तो कहे कि ये तो तंबू में है, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में, तो उससे हमें मतलब नहीं है। बाद में इसको, भाई लाइव क्लास चल रहा है, इस विवाद को बाद में निपटाया जाएगा। अगला देखिए भाई आपका अंतर, अभी आपका पहला चल रहा है संधि करने की शक्ति। अंतरराष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उन्हें मुएबुल और इमुएबुल, यानी कि चल और अचल संपत्ति को एक्वायर करने या अर्जन करने की क्षमता होती है, और आपका उनके बयान की भी क्षमता होती है, डिस्पोज ऑफ की क्षमता होती है। अर्थात ये अंतरराष्ट्रीय संगठन साचल और अचल संपत्ति को खरीद सकते हैं, दान में ले सकते हैं, पट्टे पर ले सकते हैं इत्यादि, और ये इनको बेच सकते हैं, दान दे सकते हैं, पट्टे पर दे सकते हैं, बंधक रख सकते हैं इत्यादि। ये किसमें क्षमता होती है? अंतरराष्ट्रीय संगठनों में। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठनों को विधिक कार्यवाही करने की भी शक्ति होती है। अर्थात इसका मतलब समझिए, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उस संगठन को ये हक होता है कि वह न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा करके ऐसे नुकसान पहुंचाने वालों से क्या वसूल ले? मुआवजा। जैसे कि आपका मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के का कोई कर्मचारी है, किसी देश में कार्य कर रहा है, और उस देश के किसी नागरिक ने उस कर्मचारी को क्षति पहुंचाई है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे देश से क्या वसूल सकता है? मुआवजा, क्षतिपूर्ति, डैमेजेज वसूल सकता है। दूसरा देखिए आपका, दूसरा आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विधिक कार्य होते हैं, वह इंटरनेशनल क्लेम या अंतर्राष्ट्रीय दावा करने की शक्ति। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, अभी हमने बताया भी थोड़ा बहुत, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वह क्षतिपूर्ति के मामले में क्लेम कर सके, दावा कर सके। और अभी हमने आपको डिटेल में ये बात बताई भी थी, फिर एक बार हम बता रहे हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मामले में
यदि किसी देश ने या किसी देश के नागरिक ने संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी कर्मचारी को कोई नुकसान पहुंचाया हो, क्षति पहुंचाया हो, तो ऐसी दशा में यूएनओ न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा करेगा और ऐसे देश से क्या वसूल सकेगा? पैसा, मुआवजा दीजिए। यानी कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनमें पावर होता है। तीसरा इसमें देखा जाए विधिक कार्य में क्रियात्मक संरक्षण यानी कि फंक्शनल प्रोटेक्शन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें फंक्शनल प्रोटेक्शन मिलता है यानी कि क्रियात्मक संरक्षण मिलता है। अब क्रियात्मक संरक्षण होता क्या है, हमें ये देखना है। आइए सबसे अच्छा उदाहरण यूएनओ पर चला जाए। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान समय में 193 मेंबर हैं, तो क्रियात्मक संरक्षण का मतलब ये हुआ कि अगर यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ आपका यदि इन देशों में कोई कार्य करता है या किसी कर्मचारी को भेजता है, तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि यूएनओ को ऐसे देशों में कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ 100 जो 93 देश हैं, उन देशों में अगर कोई कार्य करता है तो ऐसे कार्यों को करने का पावर यूएनओ को है और ऐसे कार्यों से कोई देश रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे देशों ने स्वतंत्र सम्मत से ही यूएनओ का गठन किया और गठन करके अधिकार दिया कि आप हमारे देश में ये कार्य कर सकते हैं। फिर इसको एक बार समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्थात अगर मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कोई आपका भेजता है, आपका पैनल भेजता है और पाकिस्तान में भेजता है किसी चीज़ को जांच करने के लिए, तो क्या पाकिस्तान को अधिकार है कि ऐसे मेंबरों को ही गिरफ्तार कर ले, जेल में डाल दे? ये संभव नहीं है। अगर कोई कार्य यूएनओ किसी देश में कर रहा है तो वह देश उसमें बाधा नहीं डाल सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नेचर होता है और इसका सबसे उत्तम उदाहरण आपका यूएनओ है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उत्तरदायित्व। आइए देखा जाए। यानी कि रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अब तक हमने देखा कि कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ शक्ति मिली है, कुछ कार्य करने की किसी देश में क्या मिली है, क्षमता भी है। तो समस्या ये आई कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कर्मचारी द्वारा किसी देश को नुकसान पहुंचाया गया हो या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, तो क्या वह व्यक्ति मुआवजा इनसे वसूल सकता है कि नहीं? निश्चित रूप से मुआवजा वसूल सकता है। इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण से देखिए। मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ है और वह भारत में उसका कोई कर्मचारी आया और भारत में आकर भारत के किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाया। अब समस्या ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कर्मचारी द्वारा की गई गलती के लिए लाइबिल या जिम्मेदार या उत्तरदायी होगा कि नहीं होगा? और भारत चाहे तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा करके और संयुक्त राष्ट्र संघ से ही क्या वसूल सकती हैं? कंपनसेशन। कि आपके कर्मचारी ने हमारे देश को
या देश के किसी नागरिक को क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। यानी कि यूएनओ से भी नुकसानी प्राप्त की जा सकती है और यूएनओ भी नुकसानी क्या कर सकता है, वसूल सकता है। लास्ट देखिए आपका जो लास्ट पॉइंट है आपका वह है प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज यानी कि विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। इस पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा इसको और गौर से देखना है। इस पर निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन बनने का कहीं भी चांस रहता है। आइए हम देखते हैं इसको। विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां क्या होती हैं। देखिए जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें देशों में यानी कि राज्यों में कार्य करते समय कुछ प्रिविलेज होगा और कुछ उन्हें छूट होगी। प्रिविलेज का मतलब क्या हुआ, कुछ विशेषाधिकार होता है और जो ये प्रिविलेज हैं ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। यानी कि आपका फिर एक बार, अभी आपका यूएनओ ना जानिए, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इस बारे में जानिए, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। तब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में देखते हैं। इसके लिए 4-5 जगह से कोरिलेट करिएगा। सबसे पहले कोरिलेट करिएगा इंडियन एविडेंस एक्ट। एक एक हम उठाते हैं कानून में, तब आपका संयुक्त राष्ट्र संघ चलेंगे। एक एक सतर्क रहिए, क्वेश्चन निश्चित बनता है इस पर, और कहाँ तक आप पकड़ पाए हैं लिखवाते समय सबको रिलेट कर दिया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 121 से लेकर 132 तक प्रिविलेज या विशेषाधिकृत संसूचनाएं दी गई हैं और ये संसूचनाएं डिस्कवर से या प्रकटन से या ओपन करने से या प्रकट करने से रोकी गई है। यानी कि कुछ मामलों में विवश नहीं किया जा सकता और कुछ मामलों में परमिशन या अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। यानी कि कानून ये मानता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कोर्ट में नहीं आनी चाहिए, तो गवाहों को प्रिविलेज दिया गया है। आपका कहाँ से कहाँ तक, तो सेक्शन एविडेंस के 121 से लेकर 132 ये प्रिविलेज है। अब दूसरा आपका प्रिविलेज दो देखना है, वह देखना है हमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या भारतीय संविधान में विशेषाधिकार या प्रिविलेज कुछ दिया गया है कि नहीं, तो आपका सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 14 उठाइएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबको एक नज़र से देखता है, एक आँख से देखता है, बेईमानी नहीं करता। और इसका मतलब ये हुआ कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो विधि सर्वोपरि होती है और विधि के समक्ष सब क्या है, समान है। राष्ट्रपति नहीं कह सकते पीएम कि हम कानून के क्या है ऊपर, ये जनरल रूल है। लेकिन ये जो विधि के समक्ष समता है ये लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जो इस नियम का क्या है, विरोधी। उसको हम कहते हैं आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन, मेंस में भी आता है। वित्त के समझ समता को परिभाषित करते हुए इसके अपवादों का उल्लेख करिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में चलेगा।
लेकिन अपवाद आपका दो तीन जगह से मुख्य रूप से प्रिविलेज में ही देख लेना है। वह जो देखना है आपका मुख्य रूप से पहला देखना है आर्टिकल 105, यानी कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद और उनके सदस्यों को प्रिविलेज या विशेषाधिकार दिए गए हैं। रटे रहिए, किसको दिए गए हैं? संसद और उसके सदस्यों को। फिर आपका हमारे संविधान के अनुच्छेद 194, तुरंत इसी से कोरिलेट कर लेना है। कौन सा? 194 में राज्य विधानमंडल और उनके सदस्यों को प्रिविलेज दिया गया है। फिर हमारे संविधान के आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रिविलेज है। तो ये आर्टिकल 14 का सब क्या हो रहा है? वायलेशन। याद रखिए, अनुच्छेद 14 का क्या होता है? ये प्रिविलेज। जहाँ तक प्रिविलेज की बात है, संविधान के बाद आ जाइए आपका सीआरपीसी। जहाँ तक सीआरपीसी की बात है वहाँ भी प्रिविलेज हैं, कुछ छूट हैं, और वह हम छूट आपको बता रहे हैं। दो केवल सेक्शन अभी बता रहे हैं, 132 में है और 197। दो सेक्शन याद रखिएगा। 132 में है कुछ छूट लोक सेवकों को, और पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवकों को 197 में कुछ छूट हैं। दो धाराएं सीआरपीसी। इसके बाद सीपीसी में भी छूट है आपका 133, यानी कि सेक्शन 133 में कुछ इस आपका प्रिविलेज दिया गया है। इस प्रकार भारतीय कानून हमने बताया, लेकिन तुरंत बैक हो जाना है आपका यूएनओ। ये तो हमने कोरिलेट करके कुछ बताया कि यहाँ यहाँ छूट है, और एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका याद करने का ये है, जो पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में प्रिविलेज या विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है? तो 105। तो सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका ये है कि भारत में भी आप देख रहे हैं कि संसद और उनके सदस्यों को, माने कि पार्लियामेंट और उसके मेंबरों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में प्रिविलेज हैं। तो यूएनओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 105 में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके कर्मचारियों को आपका प्रिविलेज या विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी कि यहाँ भी अनुच्छेद कौन सा? 105, और यूएनओ का भी कौन सा अनुच्छेद? 105। तो दोनों एक साथ तैयार रखिएगा। अगर संसद आए भारत की तो 105 संविधान का हमारा अनुच्छेद, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए यूएनओ तो यूएनओ का चार्टर का आर्टिकल कौन? 105। याद करने में आसानी हो गई। दोनों कहाँ कहाँ है? 105। तो आखिर 105 में लास्ट में बता दें कि आखिर यूएनओ चार्टर के 105 में जो प्रिविलेज और इम्यूनिटी दी गई है उसमें कहा क्या गया है? तो उसी को बेयर एक्ट की भाषा आपका दो चार लाइन जाननी है। डिटेल में आगे अभी बताया जाएगा। अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के क्या बताए जा रहे हैं? विधिक कार्य अभी शुरू नहीं हुआ संगठन। देखिए क्या कहा गया है। संगठन को, संगठन मतलब यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, संगठन को अपने प्रत्येक सदस्य के राज्य क्षेत्र में ऐसे विशेषाधिकार और ऐसी उन्मुक्तियां होंगे, माने छूट होंगी, जो उसके प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि जो यूएनओ और यूएनओ के सदस्य हैं उनको प्रत्येक राज्य में
ऐसे प्रिविलेज और उन इम्यूनिटी होगी जो यूएनओ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या हो आवश्यक। अभी हमने आपको बताया भी था कि लिखवाते समय भी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य या कहाँ दिए गए हैं, तो उद्देश्यों का उल्लेख आर्टिकल 1 में किया गया है। किसमें? तो अगर यूएनओ या उसका कोई देश या कर्मचारी किसी देश में जाकर इन कार्यों को करता है यूएनओ की ओर से, तो क्या उन्हें कुछ प्रिविलेज होगा कि नहीं, छूट होगी कि नहीं, उस देश में होगी। आपका इस विषय पर, जहाँ तक इस विषय पर बात है, आपका चूंकि डिटेल में वर्णन नहीं किया गया है अनुच्छेद 105 यूएनओ के अनुच्छेद 105 में, अतः यूएनओ ने आपका गठन के 1 साल बाद यानी कि 1945 में गठन हुआ और 1946 में एक आपका अभिसमय या कन्वेंशन किया और उसमें प्रिविलेज का उल्लेख किया अलग से, ताकि और इसको क्या कर दिया जाए, विस्तृत। यानी कि कुल मिलाकर लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रिविलेज हैं, उन्मुक्ति हैं, वे ये उन्मुक्तियां प्रत्येक देश में मिलेंगी, चाहे वह देश यूएनओ का मेंबर हो या न हो, इससे मतलब नहीं है। अर्थात एक उदाहरण देखिए, अगर यूएनओ का कोई कर्मचारी किसी देश में जाता है और वह देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न हो, तो क्या उस देश में यूएनओ के कर्मचारी को क्या प्रिविलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे मतलब नहीं है कि वो यूएनओ का मेंबर है कि नहीं, ये पूरे विश्व में मिलेगा। ये आपका यूएनओ ने ऐसा नियम बनाया है। तो इस प्रकार आपका आज का जो चैप्टर था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों का विधिक कार्य क्या होता है। अब जो कल आपका चलेगा वह आपका माने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति में प्राचीन इतिहास से लेकर हेग सम्मेलन से लेकर लीग ऑफ नेशंस, यानी कि जो आपका राष्ट्र संघ इसके पहले बना था उसको पढ़ना पड़ता है, और फिर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का बच्चा आपका राष्ट्र संघ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का बच्चा कौन निकलेगा, यूएनओ। ये सब भी क्वेश्चन बनते हैं। आपका राष्ट्र संघ, तो प्रथम वर्ल्ड वार हुआ तो उसका कौन सी पैदा हुआ, राष्ट्र संघ। और दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तो कौन पैदा हो गया, यूएनओ। अब तीसरा हो सकता है अफगानिस्तान करा दे, लेकिन अमेरिका पीछे हटता जा रहा है और इसी को कहते हैं कि भाग जाओ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ लास्ट में कि नाव जब मझधार में हो, यानी कि धार में हो बीच नदी में, तो मल्लाह कूद कर भाग जाए और छोड़ दे आपका यात्रियों को, तो नाव नदी के सहारे बहे। वहीं इस समय अफगानिस्तान के हालात हैं कि अफगानिस्तान में विदेशी यानी कि अमेरिका छोड़कर भाग रहा है, तो जनता मरे जिए, जनता के सामान लूटा जाए। कल्पना करिए कि अगर ये मानव बिना विधि के शासन चलाने लगे तो क्या होगा, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आगे बताया जाएगा भाई आपका अभी 10 मिनट बाद आपका एविडेंस की क्लास चलेगी। भाई सार्वजनिक सूचना दी जा रही है क्योंकि कई लोग आपका फ़ोन करने लगते हैं कि क्लास शुरू नहीं हुई। तो 10 से 12 मिनट का भाई ब्रेक रहेगा बीच में, उसके बाद आपका एविडेंस की क्लास चलेगी। धन्यवाद।